Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. As you remember, yesterday we discussed few questions for IASs and auditing. आज हम एक क्वेश्चन मज़ीद डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक आज इंट्रोडक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें IASs और ऑडिटिंग की असाइनमेंट आपको शेयर कर दी जाएगी गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम की आईडी आप सबको शेयर की गई है। कोशिश करेंगे वहाँ पे सब लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएं और जो भी वहाँ पे असाइनमेंट आपको शेयर की जाती है उसको ज़रूर सॉल्व करके उधर ही सबमिट करवाएं ताकि उसको हम इन टाइम चेक कर सकें। उस पर कॉमेंट्स आपको दिए जाएंगे और मार्क्स एट्सेट्रा जो भी है। तो वो ये है कि अपना किया हुआ काम आप खुद देख सकेंगे कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। Question number 4. This is LNS are the directors of Z Limited, which was newly formed on 1st January 2016. They understand that they are legally obliged to prepare financial statements in accordance with international accounting standards. A requirement is state 4 reasons why the business should comply with international accounting standards when financial statements are being prepared. So international accounting standards need to be followed by the limited companies. The sole traders or partnership, they are not bound to follow these standards. तो कंपनीज को बाउंड किया जाता है ताकि वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें और यूजर फ्रेंडली हों, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द यूजर्स। ऑब्वियसली जब वो एक प्रॉपर पैटर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे विच आर गिवन बाय द स्टैंडर्ड्स, तो वो सबके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। और दूसरा, इंटरनेशनली दे आर एक्सेप्टेबल, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के मुताबिक वो बना सकेंगे। लिमिटेड कंपनी विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन कंट्रीज, तो जहाँ जहाँ पे भी बेस कर रही होगी तो हर जगह पे जब सेम पैटर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे दे आर कंपेरेबल टू ईच अदर। तो इस तरह से हमने डिफरेंट रीजंस बतानी है कि व्हाई एनी कंपनी नीड्स टू फॉलो द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टीवर्डशिप विद रिगार्ड टू द रोल ऑफ द डायरेक्टर्स। तो इस पे हम एक और क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। Stewardship means agency relationship that कैसे कर नहीं, लेकिन the directors are agents of the shareholders. Shareholders are the real owners. They have the authority to hire or fire the directors. So जो directors हैं, they are answerable, they are responsible to report to the shareholders, and they have the duty to perform in the best interest of the shareholders. तो ये stewardship means they are responsible to manage the operations of the company on behalf of shareholders. उसके बाद हमें statement of financial position given है. The directors prepared the following drafts statement of financial position at 31st December 2016. और थोड़ा सा नीचे आए तो Statement of financial position के बाद the statement is Julia is the auditor of Z Limited. During the course of conducting her audit, she was provided with the following information. ये उसने कुछ points highlight किए हैं. इन points को हमने follow करवाना है
एडजस्ट करवाना है या अपडेट करवाना है, जो मर्जी क्या लें। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने दोबारा बनानी है फॉलोइंग दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को देखते हैं। नंबर 1 है ऑन 31 दिसंबर 2016 Z Limited had been sued for an amount of $29,000. Legal advice indicated that Z Limited had a 90% chance of losing the case. So hope you remember यहाँ पे IS 37 अप्लाई हो रहा है कि जैसे Z Limited पे किसी अदर कंपनी ने केस किया हुआ है और $29,000 की एक पेनल्टी ने IS 37 में क्या सीखा कि when there are probable chances means more than 50% chances are there for outflow of the benefit, तो हमने उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करनी होती है। अब यहाँ पे तो 90% चांसेस है मींस देयर आर मोर देन 50% चांसेस ऑफ लूजिंग द केस, तो इसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। कैसे कि डैमेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो हम कोई अगर केस हार जाएं और उसके पेनल्टी देनी पड़े तो उसको हम डैमेजेस भी कहते हैं। $29,000 से एक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड प्रोविजन फॉर डैमेजेस 29,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। अब ये तो डबल एंट्री हो गई जस्ट फॉर आवर नॉलेज। इसको हमने फाइनल अकाउंट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट ने डिक्रीज करना है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट $29,000 फ्रॉम द रिटेन अर्निंग्स और साथ ही साथ 29,000 की हम एक करंट लायबिलिटी बना देंगे, दैट इज प्रोविजन फॉर डैमेजेस। नंबर 2 पे आ जाएं। इंक्लूडेड इन द ट्रेड रिसीवेबल्स was a debt of $30,000 owed by P Limited which was in financial difficulty. ठीक है। The directors of Z Limited had accepted office equipment from P Limited on 31st December 2016 to settle 70% of the P Limited's debt. Next, they were of the opinion that the recovery of the remaining debt was highly improbable. Okay. अब देखें, Z Limited ने एक कस्टमर से $30,000 लेने हैं, तो इन केस वो कस्टमर पे करने की पोजीशन में नहीं है तो क्या किया, जी लिमिटेड ने 70% ऑफ दैट 30,000 इतनी अमाउंट का एक नॉन करंट एसेट वहां से ले लिया, ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया। पैसे तो नहीं मिले लेकिन जी लिमिटेड ने कोई इक्विपमेंट वहां से ले लिया जस्ट फॉर रिकवरी। तो होगा क्या, जब हम रिसीवेबल्स को लिखेंगे तो उसमें से 30,000 माइनस कर देंगे और नॉन करंट एसेट्स में ऑफिस इक्विपमेंट में 21,000 की वैल्यू ऐड हो जाएगी क्योंकि वो हमने ले लिया फ्रॉम द कस्टमर। अब जो बाकी की अमाउंट 9,000 है दैट इज बेसिकली बैड डेट, दैट इज अ लॉस, तो उसको हम लेस करवा देंगे फ्रॉम द रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग में से 9,000 की अमाउंट बैड डेट्स एक्सपेंस लेस हो जाने, क्योंकि जब एक्सपेंस इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट ने रिड्यूस होना होता है। सो हमने डायरेक्ट रिटेन अर्निंग्स में वैल्यू लेस करवा देनी। नंबर 3 में आ जाएं। A piece of machinery had purchased on 1st January 2016 for $50,000. The machinery had been depreciated at an annual rate of 20% by using the straight line method. ठीक है। At 31st December 2016, it had an estimated fair value of 32,500 and the estimated value in use was 19,500. अब ये आप देख सकते हैं कौन सा स्टैंडर्ड है, दैट इज IAS 36, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, वी आर वर्किंग फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। तो एक अदद मशीनरी जो कि 1 जनवरी 16 को बाय की गई 50,000 की, इट मीन्स के साल के शुरू में, तो इसमें सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन होगी। 50,000 का 20% 10,000 आ जाएगा और 50,000 में से 10,000 माइनस करें तो ये आ गया 40,000, दैट इज नेट बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट 31st December 2016। तो इम्पेयरमेंट लॉस का फार्मूला हमें याद है कि वेयर वी
कंपेयर नेट बुक वैल्यू विद द रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट क्या थी, दैट इज हायर वैल्यू बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। तो इस वक्त उस मशीनरी की 31 दिसंबर 16 को जो फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू दी हुई है दैट इज 32,500 और वैल्यू इन यूज है 19,500। इन दोनों में से जो बिगर अमाउंट है 32,500, दिस इज बेसिकली रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट जो फाइनल हुई दैट इज 32,500, नेट बुक वैल्यू है 40,000। वी कैन सी कि रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन नेट बुक वैल्यू, सो 7,500 की इम्पेयरमेंट होगी। इम्पेयरमेंट लॉस इज बेसिकली 7,500। अब हमने करना क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब हम बनाएंगे तो नॉन करंट एसेट्स में मशीनरी में से 7,500 माइनस कर देंगे, और साथ ही साथ ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है इट्स एन एक्सपेंस, इट्स अ लॉस। तो हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग में से 7,500 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है इस साल का दैट इज कंबाइंड इन द रिटेन अर्निंग्स, तो रिटेन अर्निंग में से डायरेक्ट हम 7,500 माइनस कर देंगे। तो इस तरह से वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी और सी पार्ट में आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना सकेंगे। डी पार्ट में आई एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट्स यू हैव मेड टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि सी पार्ट में हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेनी है अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट्स। डी में थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि हमने क्या किया है। तो अगर हम इन तीनों को समझ जाएं तो दोनों चीज़ें हो सकेंगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी, और बाद में हम उन पे थोड़ी डिस्कशन भी कर सकेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आए तो जैक जूलियाज ब्रदर is a sole trader of a small business. He has asked his sister if his accounts should be audited. Requirement क्या है, discuss the advantages and disadvantages to Jack of having his accounts audited. अब जैक क्योंकि सोल ट्रेडर है तो we must know कि सोल ट्रेडर बिजनेस is not bound to perform audit activity या audit function। जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं दे आर बाउंड टू प्रैक्टिस दिस एक्टिविटी। ऑडिट फंक्शन जो है ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के लिए जरूरी होता है। तो इसके ज्यादा डिसएडवांटेजेस होंगे जैक के लिए कि उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और उसके लिए फिर प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अप टू डेट तरीके से बनाना पड़ेगा, देन उसको ऑडिट हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है कि अगर वो ये ऑडिट परफॉर्म करवाता है, एक ऑडिट रिपोर्ट साइन करवा लेता है, तो उसको बैंक से लोन लेने में और अदर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसके जो कस्टमर्स हैं और सप्लायर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो इस तरह से हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑडिट के डिस्कस करने होते हैं। तो ये था वन मोर क्वेश्चन फॉर ऑडिटिंग एंड ISS। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेसिकली टॉपिक they are that is ratios। और नेक्स्ट क्लास में आपको ऑडिटिंग एंड ISS की एक असाइनमेंट शेयर कर दी जाएगी गूगल क्लासरूम में। कोशिश करें कि गूगल क्लासरूम में सब बच्चे अपने आप को रजिस्टर करवाएं और वहाँ पे जो भी असाइनमेंट्स आपको दी जाएं वो इन टाइम आप सॉल्व करके तो सबमिट कर रहे हो। हो रही है ये तो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियोज एनालिसिस। आज हम कुछ रेशियोज जस्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस तो इसके नेक्स्ट क्लास में होंगे। सो हियर आर द रेशियोज जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन का बड़ा सिंपल फार्मूला, इसको जस्ट मार्जिन भी कहते हैं। सो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। तो इसका आंसर एक परसेंटेज में आएगा। इसमें हमने जो याद रखना है वो क्या है कि जो सेल्स हैं दैट इज बेसिकली 100%। सेल्स इज कंसिडर्ड एज 100%। मार्कअप जो नेक्स्ट फार्मूला है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका भी आंसर एक परसेंटेज में आएगा। इट मीन्स कि ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स।
तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है या कॉस्ट जस्ट दैट इज 100%। तो ये चीज हमने याद रखनी है कि मार्जिन में सेल्स 100% होती है और मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है। जो भी चीज डिनोमिनेटर में आ रही है दैट इज 100%। उसके बाद है जी प्रॉफिट मार्जिन। थर्ड रेशियो इज प्रॉफिट मार्जिन। इसको अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन कह दें तो फिर भी ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। तो आंसर विल बी अ परसेंटेज मींस कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है दैट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स। फोर्थ वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे जो वर्ड है रिटर्न, रिटर्न मींस प्रॉफिट। इसके न्यूमरेटर में देखें NPBI, इसको आप PBIT लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। PBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर में। उसको आप डिवाइड कर दें कैपिटल एम्प्लॉयड से। इट मींस व्हाट कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को वर्कआउट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत ध्यान से आपने करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो बेसिक फार्मूला है दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन फंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन फंड लायबिलिटीज, तीनों वैल्यूज को कंबाइन कर लें तो बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फार्मूला है दैट इज बेसिकली नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो एग्जामिनर ने जो भी वैल्यूज दी हों उनके अकॉर्डिंगली कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना मुझे आना चाहिए। देन expenses to revenue ratio. Expenses to revenue means expenses to revenue means expenses to sales. अब यहाँ पे जो expenses हैं they are basically total expenses, जो कंपनी के total expenses होते हैं इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसा कि admin expenses, selling and distribution expenses, interest on loan and tax etc. जितने भी expenses हैं तो total expenses divided by sales, it means के जो expenses हैं they are what percentage of sales. The last one ratio in the first table, this is operating expenses to sales. अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आगे डिटेल बताई हुई है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, एडमिन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इन दोनों को एड अप कर लें तो बनते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेसिकली जो डे टू डे बेसिस पे लग रहे होते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स, इट मींस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स। 4.2 का टेबल है जी। Here is current ratio and quick ratio, ये हमने O3 AS में बड़ी डिटेल से इस पे बात की हुई है। They are very simple ratios. 4.3 में आ जाएं। सबसे पहले जी नॉन करंट एसेट टर्नओवर। तो इसके दो तरह के फार्मूलाज हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। वन इज नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू मीन्स नेट सेल्स एंड नेट सेल्स मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। तो नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इसका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। और इसी को हम यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप नेट बुक वैल्यू को ऊपर ले जाएं ऑफ नॉन करंट एसेट्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये बेसिकली हम इसमें नॉन करंट एसेट्स की एफिशिएंसी वर्कआउट कर रहे होते हैं कि हाउ एफिशिएंटली नॉन करंट एसेट्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। उसके बाद है जी रिसीवेबल्स टर्नओवर। तो इसके भी दो तरह के फार्मूलाज हैं। वन इज रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365, ये आंसर डेज में आएगा। इट मींस के इन हाउ मेनी डेज वी मे रिकवर रिसीवेबल्स फ्रॉम द कस्टमर्स। ऑल्टरनेटिव फार्मूला ये है कि आप क्रेडिट सेल्स को ऊपर ले जाएं और रिसीवेबल से डिवाइड कर दें, आंसर विल बी इन टाइम्स। इट मींस कि हाउ मेनी टाइम्स वी डिड रिकवर फ्रॉम द कस्टमर्स। उसके बाद है जी पेएबल्स टर्नओवर। तो बेसिक फार्मूला है ट्रेड पेएबल्स ओवर क्रेडिट परचेजेस इनटू 365, इसका आंसर डेज में आएगा। इट मींस के इन हाउ मेनी डेज वी नॉर्मली पे टू आवर सप्लायर्स टू आवर क्रेडिटर्स। ऑल्टरनेटिवली इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप क्रेडिट परचेजेस को ऊपर ले जाएं और डिवाइड करें ट्रेड पेएबल से, आंसर विल बी इन टाइम्स। इट मींस कि ड्यूरिंग द ईयर हाउ मेनी टाइम्स वी पेड टू आवर सप्लायर्स टू आवर क्रेडिटर्स।
देन इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला है जी एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365 इन डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला जो डेज में आता है, इट मीन्स के इन हाउ मेनी डेज वी नॉर्मली बाय एंड सेल द इन्वेंट्री, या इन हाउ मेनी डेज वी जस्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल द इन्वेंट्री। अब इसमें जो एवरेज इन्वेंट्री है ये हमने अलग से कैलकुलेट करनी होती है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री टर्नओवर का ऑल्टरनेटिव फार्मूला है कि जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर ले जाएं और एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करें। आंसर विल बी इन टाइम्स। इट मींस कि हाउ मेनी टाइम्स वी परचेज्ड एंड सोल्ड इन्वेंट्री। अब ये जो हमने यहाँ पे ये टर्नओवर कैलकुलेट किए हैं, रिसीवेबल्स टर्नओवर, पेएबल्स टर्नओवर एंड इन्वेंट्री टर्नओवर, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ पे एक रेशियो बनती है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल को नोट रखें। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है, नेट करंट एसेट्स, मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो पहले तो वर्किंग कैपिटल को समझ लें, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दिस इज वर्किंग कैपिटल और नेट करंट एसेट्स। तो हम क्या करें यहाँ पे, रिसीवेबल्स टर्नओवर डेज में प्लस इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में, उसमें से माइनस कर दें ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर। अब इसको साइकिल क्यों कह रहे हैं आप, और वर्किंग कैपिटल साइकिल क्यों कह रहे हैं? तो देखें वर्किंग कैपिटल में आते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो आप अगर देखें तो इस रिलेशनशिप में यही दो चीजें आ रही हैं, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री आर करंट एसेट्स और पेएबल्स आर करंट लायबिलिटीज। अब ये साइकिल का मतलब क्या है, इसको जरा समझें कि अब देखें कि कोई भी जो बिजनेस है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज करना, और इन्वेंट्री परचेज करने के बाद उसको सेल करना कस्टमर से, कस्टमर को सेल करना, और सेल्स करने के बाद हम रिकवरी के पीछे लग जाते हैं कि अब जल्द से जल्द हमारी रिकवरी हो फ्रॉम द कस्टमर्स। अब जब रिकवरी होती है हम दोबारा से सप्लायर्स को पे करते हैं और फिर माल मंगवा लेते हैं। माल मंगवाने के बाद फिर हम सेल करते हैं, सेल करते हैं तो फिर हम रिकवरी के पीछे लग जाते हैं। अब कोई भी बिजनेस जो है वो यही काम में लगा रहता है। तो आप देखें इन्वेंट्री टर्नओवर है कि हम कितने दिनों में इन्वेंट्री बाय एंड सेल करते हैं, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर है कि हम कितने दिनों में पे करते हैं टू द सप्लायर्स, और रिसीवेबल्स टर्नओवर है कि हम कितने दिनों में रिकवरी करते हैं फ्रॉम द कस्टमर्स। तो इन तीन चीजों को कंबाइन करने से हमारा आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। फिर है जी नेट वर्किंग एसेट्स टू सेल्स। ये बड़ा सिंपल है, यहाँ पे नेट वर्किंग एसेट्स क्या होते हैं उसका फार्मूला इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपने याद रखना है कि इन्वेंट्रीज प्लस रिसीवेबल्स माइनस ट्रेड पेएबल्स, इन नेट वर्किंग एसेट्स है, उसको आप डिवाइड करते हैं सेल से। उसके बाद है जी इनकम गियरिंग। इनकम गियरिंग क्या है कि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिवाइड कर दें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन लोन, दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको हम दूसरी टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट कवर, इनकम गियरिंग, इंटरेस्ट कवर बेसिकली एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दें इंटरेस्ट एक्सपेंस से, इसका आंसर आ जाएगा टाइम्स में। अब टाइम्स में आने का क्या मतलब है कि हाउ मेनी टाइम्स वी कैन पे दिस इंटरेस्ट एक्सपेंस फ्रॉम आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इनकम के उसके बाद है जी गियरिंग रेशो। तो गियरिंग बेसिकली कहते हैं कि बिजनेस में या कंपनी में कितने डेट्स हैं, हमने लोन्स कितने लिए हुए हैं, इसका जो बेसिक मीनिंग है। अब कंपनी की जो टोटल फाइनेंसिंग है उसके दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा सोर्स होता है लोन प्रोवाइडर्स, बैंक्स एटसेट्रा। तो देखें टोटल फाइनेंसिंग को आप डिनोमिनेटर में रख दें और न्यूमरेटर में रख दें जस्ट डेट्स को। तो सिंपल फार्मूला क्या है जी, डेट्स ओवर डेट्स प्लस इक्विटी। अब डेट्स की डिटेल नीचे जरा डिटेल से दिया हुआ है कि नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यू नीड टू नो कि जो आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं दे आर आल्सो लोन्स, ट्रीटेड एज लोन। इसको आप डिवाइड कर दें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये इक्विटी हो गई, और इसी तरह से अगेन ऐड कर दें डेट्स। तो सिंपल फार्मूला है जी डेट्स ओवर डेट्स प्लस इक्विटी, डिटेल्स नीचे लिखी हुई हैं। द लास्ट वन टेबल ऑफ द फार्मूलाज।
इस टेबल की हेडिंग है स्टॉक एक्सचेंज रेशियोज या इन्वेस्टमेंट रेशियोज। मीन्स कि कोई भी जो इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन रेशियोज को बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है फॉर द डिसीजन मेकिंग कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ। तो किसी भी कंपनी के लिए एक रेशियो कैलकुलेट की जाती है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। तो उसका फार्मूला क्या है जी, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब नेट प्रॉफिट में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड वी आर बाउंड टू पे, तो पहले तो प्रॉफिट में से वो माइनस कर दें। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? प्रॉफिट अवेलेबल टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट अवेलेबल टू पे द ऑर्डिनरी डिविडेंड, उसको आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से, तो वी विल गेट अर्निंग्स पर शेयर। अगर मैं इसको प्रॉफिट पर शेयर कह दूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अर्निंग्स मीन्स प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद है जी प्राइस अर्निंग रेशियो। अब जैसे कि नाम से ही समझ आ रही है कि वन इज प्राइस, वन इज अर्निंग। तो प्राइस का मतलब है मार्केट प्राइस, कि आज की डेट में स्टॉक एक्सचेंज में एक जो शेयर है वो किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग किस प्राइस पे हो रही है, दैट इज मार्केट प्राइस। उसको आप डिवाइड कर दें अर्निंग पर शेयर से। तो यूं कह लें कि मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर दोनों का एक रिलेशनशिप इस रेशियो में हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, कोई भी जो इन्वेस्टर है वो ये जरूर कंसिडर करता है कि मैं जो आज शेयर खरीदने जा रहा हूं उसके अगेंस्ट मुझे अर्निंग कल को क्या मिलेगी या कंपनी की इस वक्त अर्निंग क्या है। तो कोई भी इन्वेस्टर ये जरूर चाहेगा कि उसको कम से कम प्राइस पे शेयर मिले, लेकिन उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो, अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो उस कंपनी में, उस कंपनी के मतलब अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसको शेयर ज्यादा महंगा ना मिले, शेयर सस्ता मिले। तो ये चीज हमने समझनी है कि कैसे मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर का एक लिंक डेवलप होता है। उसके बाद है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड में डिविडेंड पर शेयर ऊपर आता है, दिस इज टोटल डिविडेंड पर शेयर बेसिकली, और उसको आप डिवाइड कर देते हैं मार्केट प्राइस से। अब देखिए डिविडेंड पर शेयर क्या होता है कि जो अल्टीमेटली किसी भी इन्वेस्टर को एट द ईयर एंड रिकवरी होनी होती है फ्रॉम द कंपनी, वो बेसिकली डिविडेंड की शक्ल में होनी होती है। तो दैट डिविडेंड उसको आप डिवाइड कर दें मार्केट प्राइस से। तो इसमें डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस का एक रिलेशन अंदाजा लगाया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है कि इन दोनों में एक क्या लिंक मौजूद है। उसके बाद है जी डिविडेंड कवर। इसके न्यूमरेटर में क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड। ये वही है जो हमने बहुत शुरू में देखा था कि नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पे उसको जरा दूसरी तरह से लिख दिया गया। उसको आप डिवाइड कर दें ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड से। तो इसका आंसर टाइम्स में आ जाएगा कि प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको आप डिवाइड कर दें ऑर्डिनरी डिविडेंड से। फिर है डिविडेंड पर शेयर। इसमें क्या है कि टोटल डिविडेंड जो कंपनी ने पे किया उसको ऊपर रखें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से। तो टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। सो दीज आर द रेशियोज व्हिच वी विल यूज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इसमें आपने देखा कि जो आज तक हमने रेशियोज देखी हैं O3 AS, सारी की सारी यहाँ पे इंक्लूडेड है, फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल टू द A2 लेवल। तो आपने इन सारी रेशियोज को लिख लिख के याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि क्वेश्चंस करते हुए आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करेंगे ये आपको याद हो जाए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और साथ आपको जो प्रीवियस टॉपिक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, उसकी एक असाइनमेंट आपको शेयर कर दी जाएगी। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।